कहने को वो हमारी नौकरानी थी, मगर चेहरे मुहरे से किसी आला खानदान की दुख्तर लगती थी। पुरवकार सी, जरा अच्छे कपड़े पहन लेती तो हम बहन भाइयों में से लगने लगती। यह तमीज करना मुश्किल हो जाता कि वो खान बहादुर साहिब की खात्मा है या हवेली के बच्चों में से कोई है। जब मैंने होश संभाला वो मुझे अपने ही आंगन में हंसती खेलती नजर आई। अम्मा भी इसको औलाद जैसा चाहती थी। कहती थी कि समी छोटी सी थी कि इसके माँ बाप हेजे से एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। समी के वालिदैन चूंकि हमारे पुराने मुलाजिम थे, लिहाजा बकौल अम्मा उन्होंने तरस खाकर इस बच्ची को घर में रख लिया था। बाबा तो लिखपाल थे ही और भी कई उनके दर पर पल रहे थे, सो एक यतीम बच्ची और सही। ये कोई चौंका देने वाली बात न थी। समी के अलावा और भी कई मुलाजमाएं हमारी हवेली में रहती थीं। किसी के जिम्मा झाड़ो तो किसी का काम कपड़े धो धुला के इस्त्री कर रखना, कोई गंदुम साफ करने और धान फटकने के वास्ते, तो कोई अम्मा और दादी के पीर दबाने को। जमींदार तो अपने इलाके का बादशाह होता है और मुजारे इसकी रियाया। बचपन दौड़ता भागता नजरों से ओझल हो गया। मैं और समी छप्पन छपाई खेलते बड़े हो गए। मेरी बहन अर्जुमंद बानो, समी और भाई शकीब बहादुर, हम चारों की चौकड़ी में से भाई शकीब को बाबा जान ने मैट्रिक के बाद पढ़ने को शहर भेज दिया तो हमारी टीम भी टूट गई। अब शकीब भैया के बगैर मेरा किसी खेल में दिल ना लगता और यही हाल समी का भी था। मैं तो रंग और बुर्श से तस्वीरें बनाकर दिल बहला लेती और वो घर के कामकाज में मसरूफ हो जाती। शकीब भैया तो लाहौर की रौनकों में गुम हो गए। रुपए पैसे की कमी ना थी, पढ़ाई तो मशगला था। सैर और तफरी करते, रुपए अल्फारती कम हो जाते और मंगवा लेते। आज का गम ना कल की फिक्र। दोस्तों के साथ खुश थे। तालीम के 4 साल पलक झपकते गुजर गए। अब उनका दिल लाहौर का हो रहा था। भला इस छोटे से गांव में क्या रखा था, मगर बाबा की बड़ी जमींदारी थी। सब भैया को वापस तो आना ही था क्योंकि जमींदारी उन्हीं को संभालनी थी। जिस रोज भैया लाहौर से लूटे, समी भी मेरी तरह खुश खुश फिर रही थी। वो आज घर के काम में खुसूसी दिलचस्पी ले रही थी। अम्मा जान के साथ शकीब की पसंद के खाने बनवाने में मदद कर रही थी। इस वक्त में बरामदे में समी से बात कर रही थी जब भैया अचानक घर के अंदर आए। इनको देखकर समी शर्माई और फिर पीठ मोड़कर अम्मा के पास किचन में चली गई। आज भी मुझको वो इसका धीरे धीरे चलना और काजल से पाकीज़ा धुली धुली आंखों से पलकें झपकाना याद है। इसकी भैया को देखने की फरिश्तों जैसी मासूम छप तो मेरे दिल में खूब कर रह गई थी। भैया ने आते ही मेरे सर पर प्यार किया और अम्मा का पूछा। मैंने बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया। वो सीधा उधर गया और माँ के गिले लग गया। अचानक इसकी निगाह उठी। समी करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी भैया ने उसकी खैरियत पूछी। वो शर्मा गई। बचपन में साथ खेलने वाली आज शर्माई तो इसको अजनबी सी लगी। इसके साथ ही एक नया रूप इसके चेहरे पर था। शकीब को तो वो एक गैर अहम शे की मानंद याद ना रही थी, लेकिन समी के चेहरे की दमक बता रही थी कि इसको शकीब का बहुत इंतजार था। शहर में शकीब ने कितने ही हुसैन चेहरे देखे थे, लेकिन किसी चेहरे ने भी मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया था। लेकिन आज उनको एहसास हुआ कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के बावजूद हसन की तस्वीर होती है। मैंने महसूस कर लिया कि समी की कशिश रफ्ता रफ्ता मेरे भाई की मसहूर करने लगी है। वो और लड़कपन में गया था और अब माशाअल्लाह 21-22 बरस का हो चुका था। एक ही घर में रहते हुए कई ऐसे मौके आए जब उनको तन्हाई मुयस्सर आई, लेकिन मेरे भाई के दिल में इस लड़की का एक खास मकाम और एहतराम था। मैंने इसे समी से कभी गलत अंदाज से मुखातिब होते नहीं देखा था, मगर अब वो पहले वाला अंदाज भी ना रहा था। उनके रोई से उनका लगाव जाहिर होता था। बचपन की इस साथी की तरफ दिल के जाने कौन से रिश्ते उस्तवार हो गए थे कि शकीब इसको दुख पहुंचाने या बर्बाद करने का तसव्वुर ना कर सकता था। वो इसको जायज तरीके से अपनाना चाहता था।
शकीब भूल गया कि वो हमारी नौकरानी की बेटी है। वो समी को अपनाने का सोचने लगा और उसने अपनी इस सोच को सबसे पहले मुझ पर आश्कार किया। कहने लगा, दो शहवार प्लीज तुम मेरी मदद करो। देखो वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भी तो बचपन की साथी है। शकीब के जज्बात को मैं समझती थी, मगर जानती थी वो गलत नहज पर सोचने लगा है। ऐसा मुमकिन न था। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी की बेटी को भला मेरे वालिद क्यों कर बहू का दर्जा देते। इकलौता होने के नाते वालिदैन जल्द ही बेटे का सेहरा देखना चाहते थे, लेकिन वो जहां रिश्ता लगाते भैया इनकार कर देते। अपनों को छोड़कर मेरे वालिदैन ने बिलाखिर गैरों में खूबसूरत लड़कियों के नाम लेने शुरू कर दिए। पहले तो हम में से किसी की समझ में ना आता था कि मेरा भाई अच्छे अच्छे घराने की खूबसूरत लड़कियों को क्यों टेकरता है, मगर गौर करने पर जान लिया कि इसकी वजह समी है और वो इसी से शादी करना चाहता है। तभी भाई से पूछा तो इसने दिल की बात मुझ पर आश्कारा कर दी। ये बात मैंने अव्वल किसी को ना बताई, अलबत्ता एक रोज मौका मिलते ही समी की बाहें पकड़ ली। वो घबरा गई। मैंने कहा, ये बुराओ नहीं, मगर मुझे सच बता दो, क्या भाई ने तुमसे शादी के लिए कहा है या तुमने इससे कोई बात की है? अगर तुम दोनों के दरमियान इस मसले पर बातें हो चुकी हैं तो मुझको जरूर आगाह करो। बिल्कुल भी मुझसे कुछ न छुपाना ताकि मैं तुम्हारी जुबान बनूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा जान मेरी बात नहीं टालते। मैं बस यही कहूंगी कि मैं समी को पसंद करती हूँ और उसको भाभी बनाना चाहती हूँ। उम्मी को भी हमदवा कर लूंगी। वो कहने लगी, शहवार आपी, खुदा के लिए ऐसी बात किसी से न कहेगा, वरना खान बहादुर साहिब मुझको जिंदा न छोड़ेंगे। वो समझेंगे मैंने ही शकीब को भड़काया है, हालांकि मैंने उनसे कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा कहते हुए वो कांप रही थी। इसको इस कदर खौफ ज़दा देखकर मैं तड़प गई। वो रोने लगी तो मैंने हौसला दिया, समी देखो, कभी वालिद साहब ने तुमको डांटा है, कभी सख्ती की है? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों इतना डर रही हो जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है? ठीक है, तुम राजी नहीं हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। अब शकीब को भी समझाएं, न जाने वो क्यों ऐसा सोचने लगे हैं जो कि मुमकिन नहीं है। मैं तो उनको भाई कहती हूँ। अच्छा, मैं समझा दूंगी। इस वक्त वो बहुत कर्ब में थी और मैं उसको तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर में भी तो इससे मोहब्बत करती थी। इसका डरना भी बजा था। बाबा जान का रोब ही इतना था कि सभी उनसे कांपते थे। जब वो घर में होते ऐसा सन्नाटा तारी हो जाता। मेरी माँ तक की मजाल न थी कि उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती। अगर कोई इनसे लाड कर सकता था तो वो मैं थी, और मैं भी एक हद तक अपनी बात पर इसरार जारी रख सकती थी। शकीब भाई तो उनकी उम्मीदों का मरकज थे, बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। ताहम वो बाज मामलात में इस उसूल के कायल थे कि औलाद को खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की निगाह से। एक रोज उन्होंने शकीब को बुलाया और बोले, बेटे मुझको अपने दिल की बात बता दो। अगर तुमको शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है तो कोई हर्ज नहीं है, इसके वालिदैन से मिलवाओ। लोग ठीक ठाक हुए तो मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझको पसंद की शादी पर कोई एतराज नहीं, मगर लड़की नेक किरदार और नेक अतवार होना चाहिए, और जिन हाथों में उसकी परवरिश हुई हो वो भी खानदानी लोग होने चाहिए। शहर में तो नहीं, ऐसी लड़की गांव में है बाबा जान जो मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की नेक किरदार और नेक अतवार है, और जिन्होंने परवरिश की है वो भी खानदानी लोग ही हैं। कौन है वो लड़की? आप इसको जानते हैं, आपकी देखी भाली है, अपने और अम्मा जान ने ही इसकी परवरिश की है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। बाबा जान, घर में एक यतीम लड़की को अपने और उम्मी जान ने औलाद की तरह पाला है। इसे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया, मगर उसके मुस्तकबिल का क्या सोचा है अपने? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये हमने सोचना है और हम सोचेंगे।
तुम अपनी बात करो। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस लड़की को अपने बच्चों के साथ पाला है, इसको अपनी बेटी के जैसा समझा है, इसे अपनी बहू भी बना ले? ये नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टाट को जिस कदर भी संभाल कर रखो, वो टाट ही रहता है, मखमल नहीं हो सकता। और तुम मखमल में टाट का पैबंद लगाना चाहते हो। लेकिन बाबा जान, बस इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा गांव मुझ पर हंसे आ उंगली उठाए कि जिस लड़की को पनाह दी, लावारिस जानकर परवरिश की, इसके साथ खान बहादुर के बेटे ने मरासिम बना लिए तो उनको इस मुलाजमा की बेटी को बहू बनाना पड़ गया? हमारे रहम और निकी को भी लोग गलत रंग देंगे और बेपर की उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी खानदानी लोगों में ही होगी। नौकरों की औलाद को हम बहू बनाकर सर पर नहीं बिठा सकते, समझे? अब चले जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस किस्म का सवाल लेकर मेरे सामने हरगज़ मत आना। साहिब बहादुर का गुस्सा बढ़ते देखकर आफियत इसी में थी कि शकीब मजीद उनके सामने ना ठहरे और वो ठहर भी ना सका। बाबा जान के कमरे से मेरे पास आ गया, नाराज और परेशान। सुनोगी तुम क्या कहा है? बाबा जान ने। सुन चुकी हूं। तुमको उनके कमरे में जाते देखा तो बरामदे में कान लगाए खड़ी हुई थी। अब बताओ कैसे सीधी उंगली से घी निकलेगा? धीरज रखो शकीब भैया। तुम मुझसे 2 साल बड़े जरूर हो, मगर अक्ल में मेरे बराबर ही हो। जल्दबाजी मत करो और सब्र से काम लो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात किया बिगड़ जाएगी, बात तो बिगड़ गई है। बाबा जान जो कह देते हैं फिर इससे हटते नहीं। तुमने कोई उठ पिटन कदम उठाया तो जान लो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। समी बेचारी बेमौत मारी जाएगी, जिसका हमारे सवा और कोई है भी नहीं इस दुनिया में। मैंने शकीब को समझाया, चुप रहने से भी तो मसला हल नहीं होगा। वो चुपके से उसकी किसी और से शादी कर देंगे। चुपके से क्यों, बांग धूल करें तो फिर इनको रोकने वाला कौन है? उनको हमारा डर तो नहीं पड़ा है, लेकिन डर शहवार तुम देख लेना, मैं भी चुपका नहीं बैठ जाने का। मैं समी से शादी करके रहूंगा। अब फिर इनको बता देना कि हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो शकीब? मुझे डर है कि तुम्हारी ये जज्बाती तबीयत हम सब की जिंदगी में कोई भौचाल ना ले आए। बहरहाल मैंने बाबा से बात करने का यकीन दिलाकर इस वक्त अपने भाई को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस वाक़ये के 10 रोज बाद जब बाबा शहर से लूटे, मुझे लगा वो अच्छे मूड में है। ये वो वक्त था जब बहुत अक्ल से काम लेने की जरूरत थी। भाई से वदा कर चुकी थी, सो बाबा जान के पास जा बैठी। बात करने को अल्फाज ढूंढने लगी। गला सूख रहा था, थूक भी ना निगला जाता था। सोचा आज अच्छे मूड में है, न जाने फिर मेरी बात सुने ना सुने। मैंने बात शुरू की। बाबा खान, मुझे आपकी मोहब्बत और फयाजी से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को ना ठुकराएंगे। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात को ठुकराते नहीं हैं। ये कहकर मैं चुप हो गई। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है कहो। वो शफकत से बोले। बाबा जान, दरअसल मैं समी के बारे कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक हैं और वो गरीब की बेटी है, मगर है तो इसी खुदा की बनाई हुई के जिसने हमको दौलतमंद बनाया है। अभी मैं इब्तिदाई को जहन में तरतीब दे रही थी, उनकी तेवरी पर बिल पड़ गए। बोले, बात मुख्तसर करके मतलब की कहो, क्या कहना चाह रही हो। हालांकि जानते थे कि क्या कहना चाह रही हूं, फिर भी मौका दिया। बाबा जान, वो मेरी बचपन की सहेली है, मुझे इससे मोहब्बत है। उसकी दूरी का सोच कर परेशान हो जाती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि वो ही मेरी भाभी बने और हमेशा हमारे साथ इस घर में रहे। क्या ये सब इसने तुमको सिखाया है? नहीं बाबा जान, मुझे अल्लाह पाक की कसम है, उसने कुछ नहीं कहा और ना भाई शकीब ने। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है।
तो फिर सुन लो दुर्शहवार बेटी, वो लड़की हमारे खानदान से नहीं है और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के बाद ऐसी फरमाइश मेरे पास लेकर मत आना। अब जाओ। मुझे लगा किसी ने मुझको बुलंद इमारत से धक्का दे दिया है। जिंदगी में पहली बार अपने बाप का इतना सर्द और करख्त लहजा सुना था। आंखों में आंसू आ गए और मुझको सांप सूंघ गया। जरा सी देर खुद को संभालने की खातिर चुप सी रही, बुत की तरह जैसे उठने की हिम्मत ना हो। तब वो खुद ही उठकर चले गए और मैं बैठी रह गई। भाई मेरा मुंतजिर था। मैंने कहा, शकीब बाबा तो चले गए मगर हमारी उम्मीदों का चमन राख कर गए हैं। अब तुमको मजीद क्या कहूं? मुझे पता था यही होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए भी जिंदगी में कोई दिलकशी बाकी नहीं है। बाबा जान संदिल हैं इतने ही कि वो मुझको मौत से हमकिनार होता तो देख सकते हैं, मगर अपने कहे से मोड़ नहीं सकते। मगर मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ। मैंने भी जो कह दिया है इससे नहीं भरूंगा। माँ समझा समझा कर थक गई, मगर शकीब क्यों कर मानता कि इसका दिल ही ना मानता था। उधर बाबा जान ने किसी और से समी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। साथ वाले गांव के जमींदार का कोई रिश्तेदार था जो औसत दर्जा के खाते पीते लोग थे। वालिद ने सोचा कि इस शख्स को बाद में कोई कारोबार करा देंगे। उधर मेरा हेड धर्म भाई अपने दिल के हाथों मजबूर था। जो ही इसको पता चला बाबा जान समी को बराबर वाले गांव ब्याहने की तैयारियां कर रहे हैं, इसने तूफान खड़ा कर दिया। माँ से कुरान पाक पर कसम खाई कि जिस रोज समी किसी और की डोली में बिठाई गई वो इस रोज कुनवे में छलांग लगा देगा। यूं बाबा हार गए। उन्होंने किसी और शख्स के हवाले समी को ना किया, मगर डोली में बिठाने की बजाय एक करीबी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। और जब वो वापस आई, जिंदा नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई, इसको हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और यूं इस बेकसूर और फरिश्तों जैसी मासूम लड़की ने मनो मिट्टी तले जाकर हमारे घराने को एक बड़े इंतशार से बचा लिया। जाहिर है कि इसकी जबरदस्ती की शादी तो शकीब को कबूल ना थी, लेकिन मौत को तो कबूल करना ही था, क्योंकि दुनिया में सब रुकावटों का चारा किया जा सकता है मगर मौत का नहीं, कि ये इंसान के बस की बात नहीं। अरसा तक सब यही समझते रहे कि समी अपनी मौत मरी है। इसको मलेरिया हुआ और बुखार बिगड़ गया। वो कज़ाई इलाही से जाँ बहक हो गई, मगर उसकी वफात के 8 साल बाद एक पुरानी मुलाजमा ने मुझे किस्म देकर बताया था कि जिस घर वो इन दिनों थी, वहाँ इसने हम लोगों को घरेलू झगड़े से बचाने की खातिर काला पत्थर पीकर जान कुर्बान कर दी थी। वो अपनी परवरिश के लिए बाबा जान की एहसानमंद थी, सो उनको मजीद परेशान होता ना देख सकती थी। इसने शकीब भाई की खुदकशी की धमकी से डर करान की जान बचाने की खातिर ऐसा किया था। इस मुलाजमा से इसने काला पत्थर मनवाया था। बस वही इसकी राजदा भी थी। शकीब भाई ने कुछ अरसा दिखी रहने के बाद हकीकत से समझौता कर लिया और वालिदैन की रजामंदी से घर बसा लिया, मगर मैं समी के दुख को नहीं भुला सकी। मुझे तो आज भी समी का वो जेर लब मुस्कुराना और धीरे धीरे चलना याद आता है तो आंखें भर आती है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर बाबा ने समी से बेटे की शादी क्यों ना की। हालांकि इस लड़की में खूबियां ही खूबियां थी, कोई खामी नहीं थी, और बाबा हमेशा उसके साथ शफकत से पेश आते थे, कभी नाराज हुए और ना इससे नफरत की। मैं उम्मी से कहती थी, काश बाबा शकीब की खुशी पूरी कर देते तो समी की जान न जाती। और वो जवाब देती थी, बेटी वो मजबूर थे, खुदा जाने क्या मजबूरी थी उनकी, ये तो मैं आज तक नहीं समझ सकी। अम्मी वो मजबूरी मुझे भी बता देती तो मेरे दिल पर पड़ा मनोबोझ हल्का हो जाता।